अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मुझे मैसेज करके कंफर्मेशन दीजिएगा कि कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं आ रही, वॉइस क्लियर है? हैंड रेज करवा दें। या ग्रुप में मैसेज कर दें या हैंड रेज करें। हैंड रेज होगा मुझे इस चीज का एविडेंस होगा कि आपका वॉइस क्लियर है। चलो ठीक हो गया। होमवर्क में एग्जांपल नंबर 6 मिलेगी आपको। ये वाली बेटा एग्जांपल आपके होमवर्क में, इसके अंदर कोई मसला मसाइल कोई क्वेश्चन है तो बेटा मुझे बताएं। एग्जांपल नंबर 6 कोई प्रॉब्लम कोई मसला मसाइल जिसको हम आपको बेटा आपने वो जो एग्जांपल क्लास में वो कोशिश की तो उसको आपने वो बताया। मैं सब ये पूछ रहा हूँ वो इशू क्लास में एग्जांपल क्लास में की थी हम क्लास में मैं आपसे पढ़ी क्लास में काफी करेक्ट नहीं की मैंने कोशिश की तो बिल बस कोई पढ़ने नहीं पड़ा था तो इसको मुझे इतना हाथ था बाकी बाकी ज्यादा अब बेटा वो मैं पूरा चेक करूँ तो ऑलरेडी सारा कर वाइस नहीं कर सकता इससे डिस्कस कर लूंगा मैं इसको मसला जो करवा देंगे। जी बेटा किसी को एग्जांपल के अंदर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, उसको मैं डिस्कस करूं उस पॉइंट को। एक ग्रुप के अंदर मैं मैसेज आया हुआ सर, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कैलकुलेट करते हुए एडिशनल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट के वक्त अदर पेएबल्स क्यों नहीं लिए कैलकुलेशन। अदर पेएबल्स बेटा अदर पेएबल्स वो है जो अदर देन वर्किंग कैपिटल चीजें नहीं हो। फॉर एग्जांपल जो ट्रेड पेएबल्स है ये सारे के सारे वो पेएबल्स है जिनसे हमने उधार पर इन्वेंट्री ली। इसका मतलब अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूंगा तो वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की बात करूंगा तो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स के साथ आता है बेटा रिसीवेबल्स में। इनके लिए मुझे पैसे चाहिए और पैसे कहां से आते हैं, इक्विटी से, शॉर्ट टर्म से, लॉन्ग टर्म से या ट्रेड पेपर से। अदर पेपर्स जो से होते हैं बेटा वो हमें फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करते इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, किसमें, रिसीवेबल्स या इन्वेंटरी। फॉर एग्जांपल के अदर पेएबल का मैंने मशीनरी खरीदी है, ये मशीनरी के रिलेटेड हो सकता है अदर पेएबल। अब मुझे पता है इस अदर पेएबल का मेरा इन्वेंटरी के साथ ताल्लुक, ये इन्वेंटरी को मैनेज करने में भी सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, इसलिए इस अदर पेएबल को हम कंसीडर नहीं करते। अब नेक्स्ट अगर आप ये असम्पशन है सर, मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो अदर पेएबल है इनसे मैंने चीजें खरीदी है। बेटा अगर चीजें खरीदी है तो वो हमारे सप्लायर है, सप्लायर हो जाए तो वो ट्रेड पेएबल्स बन जाते हैं, फिर वो अदर पेएबल्स के नाम से नहीं आ रहे। तो ये रीजन है कि हमने इस अदर पेएबल को कंसीडर नहीं किया। जी बेटा ये क्लियर हुआ ये बात जो ग्रुप के अंदर मैसेज आया है। इसके अलावा किसी और का कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन है तो वो मैं पूछ सकता है। चलिए ठीक हो गया बेटा, ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। ये 5 का हमने क्लास में कर लिया था। इस चैप्टर कितने आंसर पर आते हैं बेटा? 10 नंबर का 2 दफा आया है बस। देखते हैं कैसे पाना है जी, लेटेस्ट आया कि पुराना है? 2 टाइम्स पहले आया था, 2-3 टाइम पर जानते हैं न्यूटन इसका कोई चांस है, इसका कोई चांसेस बेटा। हमने फिर बात करूंगा नेट इन्वेस्टमेंट, अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाए तो हम डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो जो कैश है 30 मिलियन, वो इसको इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा बेटा, हमारे जो रोज की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है नॉर्मल, उसके लिए भी एडिशनल कोई फाइनेंस हमारे पास बैकअप होना चाहिए। अगर कंपनी ने सारे का सारा फाइनेंस ही इस करंट एसेट में इसको भी लगा देना तो बेटा हमारे पास बहुत बड़ा डील का कोई भी चीज हमारे पास रिमेनिंग नहीं बचता।
इसका मतलब ये करंट पोजीशन है जो जिसमें मुताबिक हमारा इन्वेंटरी में पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट हुआ हुआ है। अब वो इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने के लिए उसमें जो एडिशनल की बात थी, इसका मतलब इतना मजीद इन्वेस्टमेंट चाहिए इन रिसीवेबल्स एंड इन्वेंटरी। तो भाई जब वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप निकालते हो, इधर आपने ये निकालना भी होगा, ये सेल्स का इंक्रीज आपने निकालना होगा और ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालना। इसका मतलब इतना एडिशनल क्यों चाहिए। अब आप कह सकते हो सर हमने अपने पास कैश बचाना ही नहीं, ये तो बयान नहीं चाहता, तो कैश जो सा है आपको भी वो एडिशनल फिनांस जो 30 मिलियन का कैश पड़ा है वो भी इसमें से माइनस कर दो। भाई इसको अगर माइनस कर दो तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने वो भी कैश यूज कर लिया। अब आपके रोजमर्रा के रूटीन के जो प्रॉब्लम्स है चीजें वो रूटीन के साथ नहीं चल रही। तो यहाँ पर एडिशनल फाइनेंस हमने एनालाइज करना है 268, तो 30 मिलियन पड़ा हुआ वैसे ही है। ये उस सूरत में हम कैश को सारा यूज कर लेते हैं ना, जब हमें कैश का कोई अल्टरनेटिव यूज ना करना हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता कि हम अपने कैश को जीरो भी कर ले, सारे के सारे इन्वेस्ट कि भाई सारे का सारा करंट एसेट में इन्वेस्ट कर दो कैश नहीं करो, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, फ्री कैश है। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की जब भी बात करेंगे ट्रेड पेएबल्स ट्रेड रिसीवेबल्स इन चीजों को देखते हैं। चलो और कोई क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बेटा। UC has annual sales revenue of $6 million। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ से शुरू तो करिए, सबसे पहले इसके ना रिक्वायरमेंट करते हैं, वैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएट कर दे whether the proposed changes in credit policy will increase profitability of UC और हम कुछ पॉलिसी चेंज करने लगे। अब वो पूछ रहे भाई इस पॉलिसी के चेंज की वजह से हमारा जो प्रॉफिट्स के अंदर इंक्रीज आएगा या नहीं है। अगर प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है तो हम कहेंगे ये बड़ा फिजिबल ऑप्शन है, इसको एक्सरसाइज कर लो। अगर प्रॉफिट में इंक्रीज मुझे डिक्रीज नजर आएगा तो हम कहेंगे भाई हमारे लिए फिजिबल ऑप्शन नहीं है, इसको यूज मत करें। तो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं। करंट सेल है वही 6 मिलियन, ये मैं लिख देता हूँ। $6 million and our sales are on 30 days credit, 30 दिनों के उधार पर बेचते हैं। अब यहाँ पर जब भी इस तरह पॉलिसी लिखी होती है ना, यहाँ पर स्टूडेंट एक मिस्टेक करता है, वो समझता है दैट इज रिसीवेबल डेज। हम इसको समझते हैं 30 डेज को पढ़ के ये रिसीवेबल डेज है, नहीं भाई ये पॉलिसी है। हाँ रिसीवेबल डेज और हमारे डेटा से आएगा, हो सकते हैं रिसीवेबल डेज भी एक्चुअल में 30 डेज हो। अब मुझे बताएं अगर आपकी पॉलिसी हो 30 दिन के उधार पर बेच रहे हैं, क्या 100% आप 30 दिन के अंदर पैसे अपने रिसीवेबल से सबसे ले सकते हो सकता है कोई जल्दी दे दे कोई लेट दे दे। पॉलिसी 30 डेज की है, लेकिन जो रिसीवेबल डेज होंगे उससे ज्यादा भी हो सकते हैं उससे कम भी हो सकते हैं। तो बेटा आपने उसको देख के डिसाइड नहीं कर लेना ये रिसीवेबल डेज है, सिर्फ पॉलिसी। तो 30 डेज है पॉलिसी। although the customer on average कस्टमर को टाइम लगता है टेक 10 days more than these to pay, 10 दिन ज्यादा लगता है। इसका मतलब रिसीवेबल डेज कितने हुए, होल्डिंग डेज आ रहे हैं बेटा 40। contribution represents 60% of the sales and company currently has no bad debt। बेटा ये तो कह रहा है 60% मतलब ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात कर रहा है भाई, सेल्स का 60% क्या है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज 60% इनटू ये बात है। Account receivable are financed by an overdraft at the annual interest rate of 7। इसका मतलब जितना भी भाई हम रिसीवेबल में इन्वेस्ट करें वो ओवरड्राफ्ट है। अगर रिसीवेबल बढ़ेंगे इसका मतलब रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, और अगर रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो ओवरड्राफ्ट भी ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट से पैसे आएंगे तो रिसीवेबल में जाएंगे, तो ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो भाई इंटरेस्ट भी बढ़ेगा।
इसका मतलब यहाँ पर रिसीवेबल बढ़ाने के लिए हमें इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी इन सेंस ऑफ ओवरहेड। बात क्लियर है? और उसका रेट है 7%। UC plan to offer an early settlement discount of 1.5% of payment within 15। वो कहता है 15 दिनों के अंदर पेमेंट दे दो और कितने परसेंट डिस्काउंट ले लो। अब बेटा जब 1.5% डिस्काउंट देंगे तो अल्टीमेटली डिस्काउंट से क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। किस फॉर्म में, प्रॉफिट कम होगा, डिस्काउंट वाला फॉर्म में। अच्छा, पेमेंट जब जल्दी है तो उसका एक बेनिफिट, वो बेनिफिट क्या होगा भाई, पहले में 40 दिनों के रिसीवेबल की इक्वल एवरेज रिसीवेबल, क्योंकि रिसीवर डेज 40 डेज से एवरेज रिसीवेबल भी 40 दिन के हिसाब से आए। जब 15 दिन हो जाएंगे तो बेटा आप एवरेज रिसीवेबल कितने लाएंगे, 15। जब एवरेज रिसीवेबल 15 दिन के हिसाब से निकालूंगा तो एवरेज रिसीवेबल कम आएंगे। जब एवरेज रिसीवेबल कम आएंगे तो फाइनेंस कॉस्ट भी कम पड़े, क्योंकि अब मुझे कम पैसे ओवरड्राफ्ट से देने पड़े। तो भाई बेटा इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज रिसीवेबल के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, एवरेज रिसीवेबल के कम होने से इन्वेस्टमेंट कम होती है। और एवरेज रिसीवेबल का ताल्लुक किसके साथ आता है, होल्डिंग डेज के साथ। और अगर हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही है किसी ना किसी ओवरड्राफ्ट से या लोन से, तो भाई जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो लोन की अमाउंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी लोन की अमाउंट कम होगी। बढ़ने से फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा लगेगा और कम होने से फाइनेंस कॉस्ट कम होगी। तो यहाँ दो चीजें नजर आती है भाई, नंबर 1 डिस्काउंट अलाउड एज एक्सपेंस नजर आ रहा है, और नंबर 2 15 डेज की वजह से बेटा मेरा होल्डिंग डेज कम हो रहे हैं, होल्डिंग डेज कम होने की वजह से एवरेज रिसीवेबल्स कम, और एवरेज रिसीवेबल कम तो इंटरेस्ट कम। तो एक साइड पर बेनिफिट है, एक साइड पर लॉस है। हाँ, हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, हम नेट देखेंगे, नेट सेविंग आ रही है या लॉस आ रहा है। अगर सेविंग आ रही है हम कहेंगे ये ऑफर करो भाई हमें बेनिफिट हो, अगर लॉस आ रहे हैं तो हम कहेंगे इसको ऑफर बात करिए। एंड टू एक्सटेंड द मैक्सिमम क्रेडिट टू 6। अब बेटा देखिए पहले पॉलिसी इजी, अब यहां हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, दो पॉलिसीज बना रहे हैं। एक पॉलिसी है ऑप्शन नंबर 1, इसमें दे रहे हैं भाई पे विद इन एंड गेट एन डिस्काउंट ऑफ 1.5%। ऑप्शन 2 इसी के साथ वो ज्यादा ज्यादा नहीं है, दो पॉलिसी नहीं है, या ऑप्शन 1 ले लो या ऑप्शन 2 क्या ऑफर कर रहे हैं 60 डेज क्रेडिट, जो कि पहले पॉलिसी क्या थी 30। अब हमने कह दिया भाई 60 डेज का है। अब बेटा इससे होगा क्या 60 डेज की करेक्शन, एवरेज रिसीवेबल और एवरेज रिसीवेबल के बढ़ने से इंटरेस्ट। द कंपनी एक्सपेक्ट दैट, द कंपनी की एक्सपेक्टेशन आ रही है these changes will increase annual credit। भाई इसकी वजह से हमारी सेल्स भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब अगर करंट सेल 6 मिलियन है, नेक्स्ट सेल क्या होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 1.05 6. इसका मतलब 0.3 मिलियन का इंक्रीज है एक्चुअल में। जब सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी। अब देखिए इस पॉलिसी की वजह से क्या हो रहा है, मल्टीपल चीजें हम डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट अलाउड बढ़ रहा है, उससे एक्सपेंस बढ़ेगा। कुछ लोगों का होल्डिंग डेज कम हो रहा है, उससे एक्सपेंस कम होगा। कुछ लोगों का होल्डिंग डेज बढ़ रहा है, उससे एक्सपेंस बढ़ेगा। कुछ सेल बढ़ रही है, और सेल बढ़ने से इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। ये टोटल पॉलिसी की एक। अब हमने इन सब चीजों को कंसीडर करके आंसर लगा, उसके बगैर आंसर नहीं। while also leading to additional incremental cost equal to 0.5% of the sales। ये एडिशनल लगेगी। अब सेल्स रेवेन्यू की बात की, एडिशनल की बात नहीं। इसको मतलब 0.5% किसका लगना है 6.5
3 मिलियन का इंक्रीमेंटल सेल्स करें टोटल सेल्स। The discount is expected to be taken by 30% of the customers, with the remaining customer taking an average of 60 days. अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है सर, अगर 30% कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 30% कस्टमर को 15 दिनों के अंदर पेमेंट दे देंगे, और जो बाकी के 70% को कितने दिनों के अंदर देंगे? 60 डेज। तो इसका मतलब क्या बना, अगर मैं देखूं इसका मतलब ये वाले जो लोग हैं इनका जो होल्डिंग डेज है कितना है? 3 डेज, और बाकियों का होल्डिंग डेज क्या है? अब क्वेश्चन को अराइज हुआ, सर एवरेज रिसीवेबल चाहिए। बेटा एवरेज रिसीवेबल क्यों चाहिए? सर हमने देखने हैं एवरेज रिसीवेबल बढ़े हैं कम हुए हैं, अगर बढ़े हैं तो हमारी एडिशनल कॉस्ट लगेगी, अगर कम हुए तो हमारी एडिशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। तो आप उसको क्या करें, उसके लिए 15 डेज के साथ एवरेज रिसीवेबल निकाले या 60 दिनों के साथ। अब क्वेश्चन अराइज क्यों के यहाँ पर ये क्यों क्वेश्चन आ रहा है? बेटा क्वेश्चन आने की रीजन ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो तरह के रिसीवेबल डेज है, कुछ लोग 15 दिनों में पैसे दे रहे हैं, कुछ लोग। अब इन दोनों में से कौन सा हमारा रिसीवेबल डेज है? बेटा यहाँ हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड क्या, एवरेज ले लो। जब हम एवरेज की बात करते हो तो एवरेज सर कैसे लेनी है? 60 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। क्या आंसर आएगा बेटा? क्या ये इस तरह सिंपल एवरेज ले रहे हैं? नहीं भाई, सिंपल एवरेज नहीं लेती। क्यों नहीं लेते? ये 15 दिन वाले सिर्फ 30% लोग, 60 दिन वाले 7% लोग। भाई इस तरह सिंपल एवरेज नहीं लेगी, हमें वेटेज एवरेज लेनी, एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच लेगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच क्या कहती है भाई? हमारे पास जो कस्टमर्स हैं वो दो इंस्ट्रूमेंट का कर लेते हैं, 30% और दूसरा क्या है, और डेज कितने बेटा? 15 डेज। नेक्स्ट क्या है? 60 डेज। हमने भाई जब एवरेज लेनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वांटिटी तो है ही, हाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज के हिसाब से ले लेंगे। भाई 15 दिन में 30% है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या बनती है? 15 का कितना आ जाएगा? 4.5। ये 30% के एक्सपेक्टेड आएंगे, और भाई 60 का 70% 42 डेज। यहाँ तक बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब वो जब हमने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में कन्वर्ट किया कि 60 डेज 42 के इक्वल आ गया, 15 दिन कितने इक्वल क्या आ गया? 4.5, और टोटल कितने रिसीवेबल डेज बन गए? रिसीवेबल डेज इज इक्वल टू 42 प्लस 4 दैट इज 46.5। ये एवरेज एक्सपेक्टेड रिसीवेबल डेज है। अब इससे मैं क्वेश्चन करूंगा, अब ना मैं 15 दिन लूंगा बेटा, ना मैं लूंगा बेटा 7। बात क्लियर? नहीं, यहाँ तक बात करी, ना मैं 15 दिन लूंगा ना मैं 60 दिन, मैं कितने दिन के साथ करूंगा? 46.5। अब बेटा दैट इज इंपॉर्टेंट। अब 46.5 डेज के साथ में अपने रिसीवेबल्स निकालना, ठीक है? अब रिसीवेबल निकालने के लिए करंट रिसीवेबल किस डेज के बता दें, एवरेज रिसीवेबल क्या हो जाएगा? अब मैं फार्मूला लिख रहा हूं, एवरेज रिसीवेबल होल्डिंग डेज तो निकल चुके हैं, इज इक्वल टू 46.5 मल्टीप्लाई बाय सेल्स कितनी है? 6.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 360। बेटा ये वही फार्मूला यूज किया है, एवरेज रिसीवेबल होल्डिंग डेज इज इक्वल टू एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। उसको रीअरेंज कर 0.802 एवरेज रिसीवेबल आ गई नियम के मुताबिक 803 दैट इज एवरेज मिलियंस में। अच्छा ये बेटा पॉलिसी के बाद होगा। अच्छा पॉलिसी से पहले कितने थे? अगर मैं देखूं पॉलिसी चेंज होने से पहले कितने थे एवरेज रिसीवेबल? पुराने रिसीवेबल डेज के मुताबिक तो ओल्ड रिसीवेबल डेज कितने बेटा?
20 दिन नहीं है बेटा, 40 40 डेज है। तो इसके बाद आपके एवरेज रिसीवेबल कितने आ रहे हैं पुराने वाले? 40। अब देखो पुराने में पुराने का किसे 6 मिलियन 6 मिलियन है ना, यस सर 0.658 पॉइंट 658 658। अब बेटा अगर देखिए पॉलिसी चेंज होने से हमने डिस्काउंट अलाउ तो किया, कुछ लोगों ने जल्दी पैसे भी दे दिए, लेकिन एट द एंड हुआ क्या? अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो कंक्लूजन ये निकलता है कि मेरे एवरेज रिसीवेबल इंक्रीज हो गए 0.658 मिलियन से कहां पर 0.82। अब न्यू पॉलिसी की वजह से, ये न्यू पॉलिसी की वजह से, ये बेटा कोड की वजह से, अब इंक्रीज इन रिसीवेबल कितना है लिखा हूं नीचे, increase in receivables that is 0.803 minus 0.65, कितने का इंक्रीज आ गया? 0.145 मिलियन का इंक्रीज है बेटा ड्यू टू पॉलिसी चेंज। जब रिसीवेबल इंक्रीज होंगे तो अल्टीमेटली रिसीवेबल में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, तो इन्वेस्टमेंट आ कहां से रही है? ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितने से ज्यादा लगा? तो भाई मैं इंटरेस्ट ज्यादा निकालता हूं, इंटरेस्ट लगेगा, एडिशनल कॉस्ट लगी मुझे 0.14 into 7, कितना आ गया? 0.01015। That is additional cost जो भाई सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी चेंज होके किया क्या है रिसीवेबल्स में। अच्छा बेटा ये तो एक कॉस्ट आ गई ना, बाकी चीजें भी है, बाकी चीजें कौन कौन से हैं? डिस्काउंट भी देंगे। अब डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट के लिए पढ़ते हैं जाके, डिस्काउंट की बात कर रहा है बेटा। डिस्काउंट के रिलेटेड वो क्या कह रहा है कि भाई 1.5% मिलेगा, और कितने लोगों ने डिस्काउंट लेना है 1.5%? 30%। इसका मतलब जो डिस्काउंट निकलेगा, देखिए मेरी न्यू सेल्स हो जानी है, सिर्फ डिस्काउंट के वो बताता हूं, 6.3 मिलियन न्यू सेल, इसके 30% लोगों को मिलना है डिस्काउंट, और डिस्काउंट मिल कितना रहा है? 1.5%। जी बेटा 1.86 देखिए कह रहा है तुमको इतना भी जानते हो बेटा, ये 6 मिलियन का 30%, उसका 1.5 मिलियन, आपने 1.86 मिलियन निकाल दिया, क्या हो गया? ये तो मतलब 0.02835 दैट इज डिस्काउंट। ये डिस्काउंट में से बात क्लियर? ये कितना डिस्काउंट मैं पोस्ट नेक्स्ट देखते हैं। बैड डेट है कोई नहीं जिसकी वजह से मैं कोई परेशान भी नहीं, अगर कहता ना इसकी वजह से बैड डेट भी बढ़ेगा तो बैड डेट भी मेरी कॉस्ट है। अच्छा इसके अलावा और क्या आएगा बेटा? ये एडिशनल इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो कितनी है 0.5% ऑफ द सेल्स, जैसे एडिशनल इंक्रीमेंटल कॉस्ट 6.3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.5% है, 0.0315 that is additional incremental cost। यहाँ तक बात क्लियर?
अब इसमें लास्ट ये तो बेटा देखो इस पॉलिसी की वजह से हम जिसको पॉलिसी बड़ी अच्छी कही जा रहे थे उसका तो एक बड़ा काम खराब है, पॉलिसी ने तो वहां पे डाल कर रखा हुआ है एडिशनल कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल की सूरत में बढ़ गया होल्डिंग की वजह से एवरेज रिसीवेबल बढ़ गई, डिस्काउंट अलाउंस भी बढ़ा दी, एडिशनल इंक्रीमेंटल भी लग गया। तो भाई ये तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है, ये तो पॉलिसी बेकार है, ये तो नुकसान है, लेकिन इस पॉलिसी में से एक हमें बेनिफिट हो रहा है, हमारी सेल्स बढ़ रही है। अगर सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ रही है, तो हम देखते हैं कि कितना एडिशनल प्रॉफिट की बात करनी है, एक्जिस्टिंग सेल की बात। अब एडिशनल प्रॉफिट देखते हैं भाई, एडिशनल प्रॉफिट कितना था। अब देखिए एडिशनल प्रॉफिट लिखना हूं, नई सेल है बेटा, पुरानी सेल 6, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, एडिशनल सेल। और इसका बेटा कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसमें दिया हुआ है, कितने परसेंट है बेटा, 60%। तो इसका 60% क्या हो जाएगा बेटा, मेरा प्रॉफिट। बात क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 60 .1। अब यहाँ तो देख रहे हैं, या तो इनकम को नेगेटिव साइन दे दो, एक्सपेंसेस को पॉजिटिव, या इनकम को पॉजिटिव रहने दो, एक्सपेंसेस को क्या दे दो, नेगेटिव। तो वो आपकी अपनी मर्जी है, हम एक्सपेंसेस को नेगेटिव साइन दें। अब बेटा मुझे बताएं एट द एंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव, 0.11 अब मुझे बताओ 1 पॉजिटिव प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उसको इम्प्लीमेंट कर दे, ये लोगों को ऑफर दे दे। अगर लोग हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, उसी के मुताबिक हमें पेमेंट देते हैं, जो हमने पॉलिसी डिफाइन की है, 15 दिन के अंदर 30% पेमेंट आ जाएगी, बाकी 70% 60 दिनों के मतलब 60 दिनों में पेमेंट आ जाए, कोई बैड डेट ना हो, डिस्काउंट दे, तो हमें ये पॉलिसी बड़ी करामत है, फिर प्रॉफिट। हाँ एक्चुअल में हमने भी वर्किंग कर ली, एक्चुअल में कुछ भी हो सकता है, एक्चुअल में लोग 15 दिन में पेमेंट देकर डिस्काउंट ना ले, पॉसिबिलिटी है। एक्चुअल में हम 60 दिन कह रहे हैं, वो 80 दिनों के बाद पैसे दें, पॉसिबिलिटी है। पैसे लेट आएंगे तो भाई एवरेज रिसीवेबल बढ़ेंगे, एवरेज रिसीवेबल बढ़ेंगे तो एडिशनल कॉस्ट लगेगी। बेटा वो सारी चीजें साथ साथ पॉसिबल, रियलिटी में पॉसिबिलिटी आ सकती है, लेकिन इस वक्त डाटा के मुताबिक कि बेस्ट ऑप्शन है, कंफर्टेबल है, हमें ये काम करना है। इसका सॉल्यूशन भी है, उसने थाउजेंड्स में किया हुआ, हमने इसको मिलियन में कर दिया, तो 0.11 अप्रोक्सीमेटली हमारा सेम ही बना सकता है। क्लियर, बेटा ये क्वेश्चन आप देखिए, अगर आप इनके क्वेश्चन देखते हैं, ये वो है जिसमें इक्वल, यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं है, जहाँ पर फॉर्मेट था मैंने बैक तक करवाया, ये चीज पहले बनाओगी मैं बना। अब यहाँ पर हमने देखना है डिक्शनरी, कि आप इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे लिख दो, ये चीजें पूरी करनी है। तो बात करो पहले से तो फोन कर दी, बेटा करने ही सीखो, तो उसके बाद बात करेंगे, एक साल बाद करके देखते एक बार को बार बार टॉपिक को समझ के करनी है। ये जब आप स्टार्टिंग में इसके लेक्चर छोड़ते हो ना, फिर ये परसेंट लिए थे फिर कुछ बाद में नहीं ना, बीच में छोड़ी ना क्लासेस आप, क्लास तो उसको क्लास में रखा हुआ एक आध दिन बैक की सारी पढ़ी नहीं, बैक भी लिया है ये वर्किंग कैपिटल में आप 2 दिन छुट्टी पर गए थे, फिर आपकी पूरा मैं वो पढ़ा नहीं है। हाँ वो भी तो बाहर निकालो ना सर, घर जाके देखना नहीं है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपका होमवर्क में है, और 3 भी होमवर्क में, 2 3 आसान सा है। छोटा सा सवाल मैं देखो टॉपिक करता हूँ, 4 एक आसान सा सवाल इसमें खत्म करता हूँ, टॉपिक खत्म हो जाए, अभी 5 मिनट है जी। बेटा ये छोटा सा है टॉपिक, अब इसके अलावा सवाल है कि मैं सवाल को फजूल में पढ़ने क्यों करूँ। अब देखो इसमें क्या निकालना है, इन्वेंटरी डेज,
रिसीवर डेज, पेबल डेज। अब इसके लिए मैं परसों वेट क्यों इस चैप्टर को पढ़ा, परसों क्वेश्चन आंसर लूंगा, ठीक है, तो मसला मसाले वो डिस्कस करेंगे, टॉपिक तो कंप्लीट कर देंगे। सर मैं सवाल के अभी खड़े नहीं पूछ रहा हूँ। क्या आप लगा कि उन्होंने क्लोज को दी है, ऐसा क्यों नहीं दिखा लगता है उनको जीरो जमीन के क्लोज में है इतना करके। बेटा ओपनिंग 0 0 आपको पता है उस वक्त शुरू हुआ है assumption assumption, तो assumption ये भी है ओपनिंग का डाटा नहीं है तो उसकी वजह से हम लिख सकते हैं। ये भी कोई गलत हो फिगर बटन ना फिर बेटा मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, आपने assumption लेके ही की है, assumption का है ना, तो बुक वाले ने assumption लिया, ओपनिंग का डाटा मेरे पास नहीं है, वो 0 नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने इसको लिखा। बेटा जब आपने बात ही assumption पे छोड़ दी है ना, assumption पे जब छोड़ देते हो फिर हर तरह आंसर सही है जो assumption ली थी, फिर आप ये नहीं कह सकते उसने गलत क्यों किया, भाई वो सही है। एवरेज से अगर ठीक है ना फिर आप लिखोगे कंपनी की स्टार्ट इज जीरो, ओपनिंग 0 लिखी, लेकिन इस तरह की सब्सिट्यूट करने की जरूरत है, क्लोजिंग के साथ करूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज फॉर ईच ईयर एंड कमेंट्स ऑन योर फाइंडिंग। एक इन्वेंटरी डेज की निकालनी है, रिसीवेबल डेज की निकालनी है, पेपर डेज की निकालनी है। अगर इसका बेटा मैं फार्मूला देखूं, चले तो फार्मूले तो बड़े आसान है इनके भाई। फार्मूले जो रिसीवेबल डेज के हैं वो तो सिंपल क्या है, एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365। इसी तरह इन्वेंट्री की एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेसेस या सीजीएस और मल्टीप्लाई बाय 360, और इसी तरह पेबल्स निकालेंगे। ये एक दो चीजें जो हमने कैलकुलेट कर दी, तो इसको हम इजीली कैलकुलेट बेटा कर सकते हैं। यहां मैं एक्चुअली वो स्लाइड डाल दूं ताकि हम उस पर क्वेश्चन इसको परफॉर्म कर सके। अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीजों को लेकर चलते हैं बेटा। फॉर्मूला लिख के उसका डाटा इकट्ठा करेंगे तो हमारी चीजें पहला क्या है, उसके बाद आ जाएंगे इन्वेंट्री डेज, क्रेडिट परचेसेस या फिनिश गुड के लिए सीजीएसटी लगता है। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा पेबल क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय 360। बेटा क्या, अगर फिनिश गुड इन्वेंटरी है ना तो फिनिश गुड के अंदर हम सीजीएस लेते हैं, ये क्रेडिट परचेजेस है रॉ मटेरियल, और अगर वो कुछ नहीं बताता तो भाई हमने सीजीएससी कंसीडर करना। बात क्लियर है, हमने सीजीएससी कंसीडर करना है तो फिनिश। तो क्रेडिट परचेजेस का वर्ड लिख तो देते हैं लेकिन इसको लिखना नहीं चाहिए।
इससे तो इसको इसलिए बेटा रिमूव करना है, हमारी रॉ मटेरियल क्वेश्चन की तरह रिमूव करते हो ना। अब डाटा देखते हो भाई, हमें इन चीजों को चाहिए। अब एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं उसने 2005 के भी 2006 की भी। अब 5 से हम डाटा हमने कैलकुलेट करना 2006 का। अगर 2006 का कैलकुलेट करना तो हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 5 और 6 को कंपैरिजन करना है फिर क्लोजिंग से करना पड़ेगा, फिर एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब उसने 2 सालों का मांगा है, अगर 1 साल का मांगा तो हम सिर्फ करंट ईयर का निकाल लेते हैं। तो करंट ईयर का निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज रिसीवेबल। तो रिसीवेबल का डाटा देखते हैं बेटा, ये रिसीवेबल का दिया हुआ डाटा 3800 रिसीवेबल इस साल के हैं, पिछले साल के थे 1850। इसकी मदद से हम एवरेज रिसीवेबल निकालेंगे। तो हम ज्यादा लिखते हैं बेटा, इसमें बहुत इनिशिएट था, दो साल पहले से तो फॉलो बाय ईच ईयर। अच्छा अगर ईच ईयर कह दिया बेटा फिर 2005 का भी होगा, 2006 का भी। अब 2005 और 6 का जब होना है तो बेटा आप देखिए 2006 की एवरेज कैलकुलेट की जा सकती है क्योंकि 5 का डाटा है, लेकिन 2005 की एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 2004। तो भाई अब हमें कौन सा अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, एवरेज या क्लोजिंग। अब क्लोजिंग अप्रोच से चलेंगे, तो क्लोजिंग अप्रोच से निकाल लेते हैं पहले। तो भाई देते हैं सबसे पहले 3800, ये 2006 का कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स, ये भी वहां पे जाके देखते हैं। अब देखिए बेटा सेल्स उसने की कितनी बताई है, 15,600। अब क्रेडिट सेल्स कितनी है ये कैसे समझ, सेग्रीगेशन नहीं बताई। जब सेग्रीगेशन ना बताई हो तो सेल्स को ही क्या जोड़ किया जाता है, क्रेडिट सेल्स। तो 15,600 की आ जाएगी क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। जी बेटा क्या 89, ये 2006 का कहते हैं, पता है ना बेटा। अब इसी तरह इन्वेंट्री के लिए जाते हैं। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है बेटा, अब एवरेज के लिए क्लोजिंग यूज करेंगे 3000, और साथ क्या लेंगे हम बेटा इसके लिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये 93। तो बेटा इन दोनों की मदद से हम कैलकुलेट कर लेंगे 3000 डिवाइडेड बाय 93 मल्टीप्लाई बाय बेटा कितना, 118। इसी तरह पेबल्स का कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। पेबल्स कितनी है, ये टोटल एसेट्स है, पेबल्स अगले पेज पर आएंगे, आगे ट्रेड पेबल्स 2870। तो 2870 पेबल्स आ गए। अच्छा परचेजेस, अब देखिए बेटा 2 सालों में निकालना है। अब परचेजेस निकल सकती है कैसे, सीजीएस दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इन्वेंटरी दी है, क्या ओपनिंग क्लोजिंग और सीजीएस की मदद से परचेज निकल सकता है, 2006 का निकल सकता है, 2005 का नहीं निकल सकता। जब 2005 का नहीं निकल सकता 6 में भी क्या यूज करोगे, सीजीएस। अगर 2005 का भी निकल सकता अपनी परचेज तो भी भाई हमें दोनों सालों की परचेज निकाल देगी। अगर नहीं निकल सकती तो हम क्या यूज कर लेते हैं, सीजी। अब कंपैरिजन पर्पस अगर करना है तो 5 का हम परचेजेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 5 का ओपनिंग है। तो भाई मसला ये, अगर 5 का नहीं होगा 6 की बेशक कैलकुलेशन हो सकती है, तो 6 में किस बेस में करेंगे, सी चीज। तो एवरेज पेबल कितने आ रहे हैं बेटा, 2870, और सीजीएस कितना आ जाएगा 90, तो मल्टीप्लाई बाय 365, 112, 113। अब बेटा यहाँ से हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल चाहे वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 89 डेज 1, 1 मंथ 8 डेज 2, और 1 मंथ 3 डेज। तो इन तीनों की मदद से हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल अगर चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 94। मेरा कैश ऑपरेटिंग साइकिल बनेगा 94। ठीक है, एनी क्वेश्चन।
जी पाँच में करूँगी तो 5 वो तो उसको है ही कुछ जी बेटा कोई मसला ही आता है सर हम वन टाइम अगर लिखी हो गई होता है होमवर्क में बेटा जो आपके क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये दो होमवर्क है इसमें एक चीज आप रखिएगा तो होमवर्क 2 का क्वेश्चन है उसमें कुछ एडिशनल डाटा भी है तो एडिशनल डाटा देख के परेशानी हो जाए ना इसका क्या करें ये लिखने जी बेटा अगर कोई क्वेश्चन है हैंड रेज किया तो रिक्वेस्ट है आपसे मुझे ग्रुप में मैसेज कर चलिए बेटा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पर आज इसको क्लोज करते हैं इंशाल्लाह मंडे वाले दिन हमारी क्लास होगी तुम्हारे से तो कोई क्वेश्चन हो कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा बेटा आप मैसेज करके पूछ सकते हो वॉइस मैसेज भी क्लास के बाद कर सकते हैं अल्लाह हाफिज